इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं, और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए। अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज ए लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर ही है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में आप देख लें कि ताकत का सरचश्मा महवर कौन है, और पाकिस्तान में ताकत किसके हाथ में, और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को चुप लगा दी गई है हर जगह। तो जब आप अपनी जो पर्सनल ताकत है उसको उजागर करेंगे तो मुल्क तो फिर नीचे जाएगा ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है, और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो PM है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में, हर जगह, अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, चौथे दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है, मैं उसको ख़त्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे। इंडिया जो है वो अगर चौथे नंबर पे आया है तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लाइक अभी पिछले दिनों में जो है वो UK जो है, यूनाइटेड किंगडम, उसको क्रॉस करके आ गया है। और उसकी रीज़न यही है कि एक तो उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर हम उनके रिज़र्व्स की बात करें वो तकरीबन $600 बिलियन रिज़र्व्स हैं उनके, जबकि हम $4 बिलियन पे फिर रहे हैं। और इसकी रीज़न जो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 1947 से लेके आज तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इसलिए जो है वो उसके किसी भी हम सेक्टर को देखें, उसकी जो अगर हम देखें बरामदात को, एक्सपोर्ट जो है उसके $1 बिलियन में है, और हमारे यहाँ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो इंडिया जो है वो डिज़र्व करता है कि वो चौथे नंबर पे है, और आगे भी जो एक्सपेक्ट हम यही कर रहे हैं कि वो दुनिया की जो, बल्कि उनका एक गोल उन्होंने रखा हुआ था कि वो पता नहीं $5 ट्रिलियन की जो है वो इकॉनमी बनने जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आर्मी की तरफ से
या बाकी जो दूसरे जैसे हमारे यहाँ मौजूद है। सर आपको पता है ये रैंकिंग देते हुए बहुत सारी चीज़ों को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें आपकी इकॉनमी, स्टेबिलिटी, फ्यूचर रिसोर्सेज, आपकी डिफेंस नेटवर्क, हर चीज़ को देखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इस लिहाज से ओवरऑल ठीक है, वाकई में उन्होंने अपनी हर तरह से तैयारी की हुई है? जी जी बिल्कुल। देखें, आपने अभी बात की डिफेंस की, जैसे तो इंडिया जो है उसके पास S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, उनके पास सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो मैं डिफेंस को लेके ख़ास तौर पे पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, हमारा भी माशाल्लाह डिफेंस सिस्टम जो है बहुत अच्छा है। लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पे क्यों पहुँचा हुआ है, उसकी रीज़न्स, ख़ास रीज़न उनकी सिर्फ सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इकॉनमी है उनकी, और उनके पास जो उनके पास जो मैसेज है वहाँ पे, यानी कि अगर आप बात करें कि जो है तकरीबन 1.5 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वर्क फोर्स उनके पास बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे जो उनके निज़ाम है उनमें एक ट्रांसपेरेंसी है जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। सर आपने खुद ही अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का हम हमेशा मुआवजा क्यों करते रहते हैं? हम हमेशा ये क्यों कहते रहे कि पाकिस्तान हर चीज़ में बहुत अच्छा है और इंडिया हर चीज़ में पीछे है? तो हम इस दौड़ में फिर क्यों लगे हुए हैं? देखिए, अगर हम मुवाजना करें ना उनका, चाहे हम इकोनॉमी में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में करें, या ख़ास तौर पे आईटी में अगर हम करें, तो हम ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं। हाँ, लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट, जो है मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है। लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो सर हम इस दौड़ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इंडिया के शाना बशाना हम कैसे आकर खड़े हो सकते हैं? मतलब अब आप देखें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, हम लोग ये हर वक्त एक ही बात करते हैं जी, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुआ, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आप ये भी तो देखिए कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के सियासतदान उन्हें कितने लॉयल मिले हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आने के बाद उन्होंने इंडिया के लिए कितना काम किया। हम यहाँ पे हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन आप देखें कि उन्होंने अपनी कंट्री को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया और आज कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया अपने मुल्क को। जी देखिए, बिल्कुल, अगर हम देखें 1947 से लेके अब तक, तो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आई है, पहली बात तो ये है कि वो अपने कंट्री के साथ एटलीस्ट लॉयल थे। और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट चेंज होती है, तो चेंज होने के बाद जो अगली गवर्नमेंट आती है, ऐसा नहीं है कि वो आके अपना वो सारा प्लान जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ PMLN जो है कुछ मंसूबे ला रही होती है, अगर PTI की गवर्नमेंट आई है या PP की आई है, तो वो उनको बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और अगर वो हमसे आगे है तो इसकी रीज़न यही है कि वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस आए हैं वो कम से कम उनके साथ लॉयल्स थे, और वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हमारा ये अब करंट एज चल रहा है, इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि कंप्यूटर का दौर आ गया है। IT में ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देख लें तो उसमें हमारे यहाँ आप देख लेंगे किसान जो है वो बेचारा मारा मारा फिरता है। वो वहाँ पे अनाज उगा रहा है, लेकिन आज किसान को अनाज नहीं मिल रहा। जबकि वहाँ पे इंडिया में हम देखें तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं ख़ास तौर पे किसानों के लिए, उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके ऊपर उनको सब्सिडी दी जाती है। तो बात सिर्फ इतनी है इसमें कि जो हुक्मरान आए हैं वो लॉयल्स हैं। और आपको पता है कि इसी साल अप्रैल 2023 में इंडिया चाइना को आबादी के लिहाज से पीछे छोड़कर जो है सबसे बड़ा मुल्क बनने जा रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी होगी। अब आप यही सोचें कि इतनी सारी आबादी को लेकर चलना कितना मुश्किल काम है, उन सबको रिसोर्सेज देना, उनको वसाइल फ्राहम करना। हमसे 22 अरब की आबादी नहीं संभाली जा रही। जी बिल्कुल, ऐसा है। जो है इंडिया की आबादी जो है, चाइना में फर्टिलिटी रेट का कोई इशू मैं पढ़ रहा था आ रहा है, लेकिन इंडिया जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि अगर हम इंडिया को भी मतलब हम तो सुपरफिशियली चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वैसे अगर देखें तो वहाँ पे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें तो मैं ये कहूँगा कि जिसको कहते हैं ना, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं किसी किस्म का। और इसीलिए जो है आपका जो पॉइंट है कि इंडिया इतना आगे जा रहा है और पाकिस्तान पीछे, यही एक रीज़न है। यहाँ पे हम अपने जुडिशल सिस्टम को देख लें, मैं खुद भी उसका एक हिस्सा हूँ, और हम इसका पुलिस को ख़ास तौर पे हम देख लें, और बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे जो एक करप्शन का जो मामला है वो मेरा ख्याल है कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और यही वजह है कि हम जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो एक अच्छे
उस पेस के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। आबादी चाहे उनकी जितनी भी हो जाए, आबादी जो है वो अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक वर्क फोर्स है। चाइना जो है आज अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के बैठा हुआ है तो वो इसीलिए कि उनके पास जो है वो पॉपुलेशन थी। लेकिन पॉपुलेशन और एक जो मैसेज है उनमें फ़र्क है कि पॉपुलेशन चाहे आपकी ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन आप अगर उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे, उनको रिसोर्सेज देंगे, तो वो साफ ज़ाहिर है प्रोडक्टिव बनेगी। ना कि यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में मामलात हैं कि बस बैठ के खाओ और